हाँ जी बेटा, तो टेम्परेरी और परमानेंट पैरासाइट समझ गए ना। टेम्परेरी का मतलब है कि वो सिर्फ कुछ हिस्सा ही, और वो भी स्पेशली फीडिंग वगैरह के लिए ही क्या करता है, अपने होस्ट के साथ अटैच रहता है। लेकिन एक ऐसा है जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर ही रहेगा। अब उसके बाद होते हैं होलो पैरासाइट और हेमी। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। देखो अमर बेल है, अगर अमर बेल को उसके होस्ट से अलग कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी जो पैरासिटिज्म होती है उसको हम बोलते हैं हेमी पैरासाइट। तो होलो का क्या मतलब हुआ कि पैरासाइट पूरी तरह अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड है, अपनी हर एक रिक्वायरमेंट। रफलेशिया, कैस्केटा, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अगर हम कैस्केटा की बात करेंगे तो कैस्केटा अपनी होस्टोरियल रूट को होस्ट की बॉडी के अंदर भेज देती है और न्यूट्रिशन को क्या करती रहती है, वहां से रिसीव आउट करती रहती है। लेकिन सेमी पैरासाइट का मतलब है कुछ थोड़ा बहुत तो वो खुद से भी बना लेंगे। मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह न्यूट्रिशन अपने होस्ट से लेंगे, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत वो खुद की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड है बेटा, कि अगर होस्ट से उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा तो वो खुद से भी अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेती है। स्टेम और रूट, अगर पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा है होस्ट की स्टेम से तो स्टेम, और रूट से ले रहा है तो रूट पैरासाइट। जैसे कैस्केटा कहाँ पर रहती है, होस्ट की स्टेम पे, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेम पैरासाइट। लेकिन रूट, रफलेशिया वगैरह जो रहते हैं बेटा वो रूट पैरासाइट। पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, कई बार पैरासाइट सिर्फ न्यूट्रिशन लेकर आ जाता है, लेकिन कई बार पैरासाइट न्यूट्रिशन भी लेता है, डिजीज भी खोज करता है। और डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ई कोलाई है, खाना मिल रहा है, लेकिन ई कोलाई हमारे लिए क्या नाम है, हमें क्या करने के लग रही है बेटा, फायदा पहुंचा रही है, वो होती है म्यूचुअल। लेकिन एक होती है एंट अमीबा कोलाई, सिर्फ हमारे डेड टिश्यूज वगैरह को खाती रहती है, तो इसकी वजह से वो नॉन पैथोजेनिक है। कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और डिजीज भी खोज करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट, नाम से ही पता चल रहा है एक पैरासाइट दूसरे के ऊपर पैरासाइट है। नेम ऑफ पैरासाइट विच लिव्स ऑन अनदर पैरासाइट, जब एक पैरासाइट किसी और पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट बन जाए उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। इंटरसेलुलर, हमारा मलेरियल पैरासाइट आरबीसी डब्ल्यूबीसी लीवर सेल में रहता है, और क्योंकि सेल के अंदर से वो क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन को लेता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट। ब्रूड पैरासिटिज्म, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ब्रूड पैरासिटिज्म, कोयल और क्रो, इसके बारे में हम हमेशा से जानते आए हैं। वो ही ब्रूड पैरासिटिज्म होती है कि कोयल इतनी चालाक होती है कि वो अपने अंडों को क्रो के उसमें रखाती है, नेस्ट में, और कौवा होता है बेवकूफ, जब उसमें से हैचलिंग्स निकलती है उसको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में जिसके बच्चों को वो बड़ा करने के लग रहा है वो कोयल के हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे उड़ना सीखते हैं, फ्लाई करना सीखते हैं, वो वहां से उड़ जाते हैं, तब पता चलता है उस गधे को कि एक्चुअल में कौन थे वो। और यही होती है ब्रूड पैरासिटिज्म। क्लियर। एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि पैरासाइट है, ऐसी क्या अडेप्टेशन ले ली इन ऑर्गेनिज्म ने कि वो लोग पैरासिटिक लाइफ को आराम से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अडेप्टेशन फॉर द पैरासाइट लाइफ, बेटा 3 नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अडेप्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंटरनल पैरासाइट है उनमें खासियत होती है कि वो रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। कई ऐसे पैरासाइट है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। कैसे? जैसे लाइस है, फ्लिया है, बेडबग है, उनमें विंग्स नहीं होते। टेनिया सोलियम का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। और जब कई सारे ऑर्गन्स ही गायब हो जाते हैं तो वो लोग पैरासाइट की लाइफ को आराम से जी सकते हैं। लीच और टेपवर्म अपने होस्ट से, लीच क्या करती है, ब्लड को सक करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होते हैं अडेसिव, चिपकने वाले ऑर्गन्स, जिसकी वजह से वो इजीली अडेयर हो जाती है। अगर होस्ट के अंदर चले गए, ऊपर चले गए, उनका
मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई हो जाता है, एग या सिस्ट वगैरह बना देते हैं जो कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में पड़े रहते हैं, है ना। राउंड वॉर्म, छोटे बच्चों में जो पेट के कीड़े पड़ते हैं वो कैसे पड़ते हैं कि वो सिस्ट मिट्टी खाए और उन्होंने जो वो सिस्ट उनकी बॉडी के अंदर गया, सिस्ट रप्चर होती है और उसके बाद वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं, या तो बहुत अच्छे से या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कॉम्प्लिकेट होते हैं। और ये सारी अडेप्टेशंस रहती हैं कि एक पैरासाइट बहुत आराम से अपनी होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो आती है उसको हम बोलते हैं एमनसेलिज्म। देखो, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच की इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को अपने पास ग्रो नहीं करने देता। क्या एक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर देता है कि वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो उसके आसपास भी नहीं फटकता, और इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं एमनसेलिज्म। पेनिसिलियम फंगस होती है और पेनिसिलियम कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो उसके पास ग्रो नहीं कर पाता। ट्राइकोडर्मा, द ग्रोथ ऑफ फंगस एस्परजिलस, ठीक है, ट्राइकोडर्मा भी जो एस्परजिलस है उसको नहीं करने देती। कॉन्वेल्केस इनहिबिट द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द वीट। क्लियर, ये 2-3 एग्जाम्पल याद कर लोगे। इसके अलावा कुछ क्रॉप भी ऐसी रहती है जो कि अपने पास आसपास वीड्स को ग्रो नहीं करने देती, जिसमें बार्ले, सोरगम और सनफ्लावर आ जाते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं स्मूदर क्रॉप्स। दे डू नॉट अलाउ द वीड्स टू ग्रो नियर बाई। तो एमनसेलिज्म समझे बेटा कि कुछ केमिकल सीक्रेशन रीजन लगा लो या कोई भी रीजन लगा लो कि एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को उसके पास में ग्रो नहीं करने दिया, और जब वो ग्रो नहीं करने देती तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, एमनसेलिज्म। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट इंटरेक्शन आती है जिसका नाम है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म का मतलब दो के बीच में इंटरेक्शन तो हो रही है लेकिन सिर्फ एक को फायदा मिलता है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज बेनिफिटेड, यानी कि प्लस और जीरो वाला। मैंने क्या बोला, प्लस और जीरो वाला, कि एक को बेनिफिट मिल रहा है दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा। एक एग्जांपल बताती हूँ। शार्क होती है, शार्क जो और फिशेज रहती हैं या कोई और रहता है उनको मार के खाती है। बेटा जब वो उनको मार के खाती है तो कई उसके साथ उसके नीचे के सरफेस पे कुछ पायलट फिश और कुछ शकर फिश रहती है, वो चिपक जाती हैं। अब जब ये उस मांस को खा रही होती है, फ्लैश को खा रही होती है, तो फ्लैश पूरा मुंह में थोड़े जाएगा, कुछ टुकड़े नीचे भी गिरते हैं। तो जब वो टुकड़े इधर पानी की तरफ आते हैं तो ये शकर फिश उनको खाती है। तो इसको क्या फर्क पड़ा, लेकिन इसको बेनिफिट मिला। ये तो न्यूट्रल है कि भाई इसने तो अपना खाना खा लिया, जो एक्स्ट्रा वेस्ट जा रहा था वो इनको मिल गया, और इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, कॉमनसेलिज्म। कि पायलट फिश होती है जो कि कार्निवोरस होती है और वो शार्क के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है, कि शार्क जब कोई भी फ्लश वगैरह को खाएगी, वो जब टुकड़े नीचे गिरते हैं कोई एक आधा, वो पायलट फिश को मिल जाता है। इसी तरह इसने ये शकर फिश का दिया है कि जो शकर फिश रहती है बाद में वो जरूर ये परमानेंट अटैच नहीं रहती, नहीं, कुछ टाइम के लिए बाद में वो क्या हो जाती है, उससे अलग हो जाती है। जैकल के बारे में तो हम सब जानते हैं। एक्चुअल में शिकार कौन करता है, लॉयन या टाइगर? जैकल उनके पीछे पीछे घूमता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि इतने बड़े शिकार को तो लॉयन और टाइगर नहीं खाएंगे, वो जो छोड़ जाते हैं, है ना, तभी तो इनको चालाक बोला गया है। ये उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। एपीफाइट, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आता है। एपीफाइट कुछ छोटे ग्रीन प्लांट्स रहते हैं विच ग्रो पर्च्ड ऑन लार्जर प्लांट। छोटे छोटे पौधे कई बार बड़े पौधों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं सिर्फ स्पेस के लिए। एक बड़ा पौधा है, उसके ऊपर वो छोटे छोटे जब पौधे ग्रो कर गए फॉर द स्पेस, इनको हम क्या नाम देते हैं, एपीफाइट के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, उनका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं। ये नहीं है कि वो बड़े वाले पौधे से लेते, नहीं बेटा, वो सिर्फ स्पेस की वजह से वहां पर ग्रो कर गए, और इसलिए इन एपिफिटिक प्लांट्स को हम बोलते हैं स्पेस पैरासाइट। तो उनको स्पेस मिल गया
होस्ट के क्या नुकसान पहुंचेगा? इतना बड़ा शरीर है, हाथी के शरीर पे चींटी बैठ के कहीं घूम रही है तो हाथी के क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो सीड्स और फ्रूट्स वगैरह को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। क्लियर? सम कॉमन सेल में स्लाइटली हार्मफुल और बेनिफिशियल टू द होस्ट, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है, कुछ कॉमन सेल होते हैं जो थोड़े से नुकसान पहुंचा सकते हैं या फायदा देते हैं अपने होस्ट को। एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई कॉमन सेलिज्म होती है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म नहीं होती। कॉमन सेलिज्म है हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको खाती है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। क्यों? बिकॉज इट चेक द ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बेटा कई बेनिफिशियल बैक्टीरिया और विटामिन के वगैरह जो उस फूड के साथ फीकल मैटर की फॉर्म में निकल सकता था वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को रिटर्न कर देती है। तो कहते हैं कि ये देखो ये हमें फायदा ही तो पहुंचा रही है ना। कॉमन सेलिज्म है, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल गई, खाने को खाना मिल गया, लेकिन जो विटामिन के, ठीक है मानते हैं भाई बॉडी में, लेकिन और भी तो विटामिन के है जो ये हमारी बॉडी को वापस देने के लग रही है। तो यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल करोगे मेन वो तो एक तो करोगे एपिफाइट का, एक करोगे ई कोलाई का और एक करोगे सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब। ठीक है, दोनों कुछ सी एनीमोन और जो हर्मिट क्रैब के बीच को जो इंटरेक्शन होती है सबके अलग अलग व्यू हैं। कोई उसको कहता है कि ये कॉमन सेलिज्म है, कोई उसको म्यूचुअलिज्म में रखता है, कोई उसको प्रोटोकोपरेशन में रखता है। कैसे? सी एनीमोन सेडेंट्री है, एक जगह फिक्स रहती है, और हर्मिट क्रैब स्विम करती है। हर्मिट क्रैब रिसाइड एन एम्प्टी स्नेल शेल फॉर प्रोटेक्शन। और जब हर्मिट क्रैब की बात करेंगे, जो स्नेल होते हैं ना, घोंगे जिनको बोलते हैं, जो वो अपनी शेल को छोड़ देते हैं तो ये उसके अंदर चला जाता है। तो सी एनीमोन यूजेस द, तो जो ये सी एनीमोन रहता है वो क्या करता है बेटा, उस स्नेल की शेल को यूज कर लेता है एज होम। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जगह कहां पर, यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट चलने के लग रहे। हर्मिट क्रैब, सी एनीमोन, बैठे बिठाए को सवारी मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो आती है प्रोटोकोपरेशन। एक ऐसी इंटरेक्शन जहां पर दोनों को फायदा मिलता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते। म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकोपरेशन में यही फर्क है कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते हैं। क्रोकोडाइल, जो ये क्रोकोडाइल होते हैं ना बेटा, इनके मुंह के अंदर लीच चिपक जाती है जो उनका खून चूसती है। तो जब धूप वगैरह निकलती है क्रोकोडाइल ऐसे मुंह, माउथ को ओपन करके लेट जाता है सन में। वो एक बर्ड होता है पल्विनियस, वो उसके माउथ में एंटर करेगा और उस लीच को खा जाता है। क्रोकोडाइल को अपने पैरासाइट से छुटकारा मिल गया और इस पल्विनियस जो बर्ड था इसको क्या मिल गया, खाना मिल गया। लेकिन वो परमानेंट मुंह को थोड़े ना खोले रखता है, जब वो जाता है वो खाना खाएगा बर्ड, वो वैसे उड़ जाता है, ये वैसे उड़ जाता है। क्लियर? रेड बिल्ड ऑक्स पैकर और येलो बिल्ड ऑक्स पैकर इंटरेक्शन विद ब्लैक राइनोसिरोस। जैसे राइनोसिरोस है उसकी पीठ पे बैठे रहते हैं ये लोग। अब राइनोसिरोस के टिक्स माइट, जो जोंक वगैरह टाइप के जो छोटे पैरासाइट है, वो इसका खून चूसते हैं। ये जो बर्ड होते हैं रेड बिल्ड वाला या जो येलो बिल्ड ऑक्स पैकर है बेटा, ये उन टिक्स और माइट्स को खा लेता है। इसको इसके पैरासाइट से छुटकारा मिल गया, इसको अपने लिए फूड मिल गया। तो लेकिन बेटा ये परमानेंट नहीं है, ये फिर बाद में अलग हो जाते हैं। तो वो इंटरेक्शन जहां पर दोनों अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकती हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोकोऑपरेशन। लेकिन जो हम नेक्स्ट करेंगे वो उल्टी है, दोनों फायदा पहुंचाती लेकिन अगर एक खत्म तो दूसरा भी खत्म। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, जो कि अब हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।